नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गजब की सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। अखिलेश का चक्रव्यूह है या योगी की काट है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन पीडीए ही बीजेपी की हार की वजह बनेगी। वहीं बीजेपी की कोशिश हिंदुओं को एकजुट करने की है, जबकि समाजवादी पार्टी का पूरा जोर पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पर है। सारा खेल जाति बिरादरी के वोटरों के गुनागणित का है। पिछले कुछ महीनों से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पर अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में है। सड़क पर नमाज न पढ़ने के उनके आदेश पर विपक्ष ने उनका विरोध किया, पर वे अपने फैसले पर डटे रहे। संभल के डीएसपी अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें होली के रंग से दिक्कत है वे बाहर ना निकले। लोगों ने समझा ऐसा कहने वाले पर एक्शन होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनका पक्ष लेते हुए कहा, इसमें गलत क्या है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मस्जिदों में शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसी समय संभल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सालों से बंद पड़े मंदिर खुलवाए जा रहे थे। देश भर में संदेश गया कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी हिंदू मुसलमान वाले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले हिंदुत्व और फिर सोशल इंजीनियरिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस यूपी में इसी डबल डोज वाली रणनीति पर है। इस रणनीति से वे अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले को तोड़ने में जुटे हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज में निषाद राज को सनातन का सम्मान बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 13 दिसंबर को वहां भगवान राम और निषाद राज के गले लगते हुए वाली प्रतिमा का उद्घाटन किया था। कोशिश बस इतनी है कि अति पिछड़ी जाति निषाद को अपना बनाया जाए। वैसे इसी वोट के लिए बीजेपी ने यूपी में निषाद पार्टी से गठबंधन किया। पिछले लोकसभा चुनावों में ओबीसी समाज के एक हिस्से ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब अपने इस वोट बैंक को वापस लेने के लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त पार्टी साबित करने की है। कोशिश ये है कि मुसलमानों बनाम ओबीसी की लड़ाई हो जाए, इसलिए जानबूझकर वैसे ही मुद्दे उठाए जाते हैं। तो अखिलेश के खिलाफ योगी की डबल डोज वाली पॉलिटिक्स और हिंदुत्व पर सोशल इंजीनियरिंग वाली यह पॉलिटिक्स, ओबीसी समाज को सुधारने में जुटने वाली है पॉलिटिक्स, और क्या बीजेपी की कोशिश हिंदुओं को एकजुट करने की रंग ला पाएगी, खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। और इसी पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रवक्ता आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत वत्स साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, बात तो हम उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई की कर रहे थे कि लेकिन वह लड़ाई भी क्या जब उसमें अभी ताज़ा हालिया वक्फ संशोधन विधेयक की मंजूरी का जिक्र ना किया जाए। और ऐसे में जब यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया तो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो ही जाएंगे, कानून बन ही जाएगा, उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा संशय नहीं है। इस बीच में आपको नहीं लगता है वत्स साहब कि अब जो सीधी लड़ाई है वह हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आ गई है, या इसमें भी अभी कोई हुआ पोह की स्थिति है? साफ तौर पर इशारा है कि हिंदुओं का जो बात करती पार्टी भारतीय जनता पार्टी खासकर है, वह यह कोशिश में जुटी है कि मुस्लिमों के हितैषी समाजवादी पार्टी है और हिंदुओं का कोई ध्यान रख रहा है तो केवल बीजेपी रख रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई खासकर चुनावों के मद्देनजर आपको लगता है आपकी जमीन और वो बैटिंग करने की पिच बिल्कुल आसान सी हो गई है, या इसमें कहीं जातिवाद का तड़का लग जाए अगर तो फिर से मुश्किलें हो सकती हैं? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या वत्स साहब? देखिए कुणाल जी,
देश अब जातिगत बाधाओं से, धर्म की बंधनों से मुक्त और दूसरी तरफ अग्रसर हो चुका है। जो मुसलमान बीजेपी को अछूत मानते थे, आज आपने देखा सैकड़ों शहरों में मुसलमान औरतें, नौजवान मुसलमान, बुजुर्ग मुसलमान, सबने वहां पर हमारे जो बिल हम लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराए हैं उसके प्रति अपना सम्मान और अपनी खुशी इजहार किया है। तो हमने उन सैकड़ों मुसलमान को भी देखा है वत्स साहब, जो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, उनकी भी संख्या हजारों में है। आप जिन मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, और कुछ मुसलमान वह भी हैं जो काली पट्टी लगाकर विरोध भी जता रहे हैं, जदयू से तो इस्तीफों की झड़ी लगनी भी शुरू हो गई है। तो हम उस मुसलमान को देखें या उस मुसलमान को देखें, और यदि दो मुसलमान दो फाड़ में भी बटे हुए हैं तो वही तो कहने का मतलब है। तो क्या इस बिल की स्वीकारोक्ति या इसकी समझ पूरे मुसलमान कौम में नहीं बन पाई? देखिए, जब भी कोई इस तरीके का बिल आता है तो मुसलमान के उलेमा, मौलवी, मुसलमान को अपने हक में वोट देने के पक्ष में रखने वाले लोग समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। 370 आया जब कुणाल जी, पूरे जम्मू कश्मीर में आग लग जाए, सही लगी आग। ये एनआरसी की बात हुई, मुसलमानों का नागरिकता समाप्त कर दिया देश में। नहीं तो आपने वो वाली बात बोली ना कि जो तनाव हो जाएगा। एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं सर, क्योंकि आमतौर पर हिंदुओं के पक्ष में समझा जा सकता है कि हिंदू समाज सबसे ज्यादा टॉलरेंट है, लगातार ये बातें होते भी आई हैं। तो क्या अब चूंकि शांति की व्यवस्था अभी भी कायम है तो यह भी समझा जाए ना कि मुस्लिम समाज भी टॉलरेंट है? टॉलरेंट नहीं है। हाँ, टॉलरेंट होता तो आप कह तो रहे हैं सब स्वागत कर रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए, ओवैसीउद्दीन ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा लो, हाँ। हम पूरे देश के हिंदुओं को रोक देंगे। ये किसी टॉलरेंट आदमी का भाषण है? औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाकर और अहमदाबाद में बाप तो बाप ही रहेगा और औरंगजेब की फोटो लगाकर जो जुलूस निकला था, क्या वो टॉलरेंट था? हाँ, और तो फिर वो मुस्लिम समाज कौन है जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर तन से जुदा कर देंगे, क्या ये टॉलरेंट था? हाँ। देखिए, मुसलमानों को बरगलाकर अपीस करके उनकी कटोरी खाली रख के फिर शोषण किया गया। हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, शौचालय 36%, उज्ज्वला में 41%, मकानों में 32%, उसके बाद जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है 5 लाख की, उसमें 37%। ठीक, हमने भेदभाव नहीं किया है। ठीक है, आपके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है। अब देखिए, आपके नहीं, ठीक समझ गए सर, आपके एक विपक्षी पार्टी सबका विकास वाले लोग हैं। ठीक है, पासी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पासी साहब, देखिए, मुश्किल आपके लिए दो फ्रंट पर सामने खड़ी हुई है। एक, हिंदुत्व वाली राजनीति को, जैसा कि आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से साधती है, वह साध भी रही है। ताजा हालिया उदाहरण आपके सामने है। अब बचा सोशल इंजीनियरिंग वाला वो फैब्रिक जिसके पारंगत आप भी माने जाते थे, लेकिन अब वहां पर भी सेंध लगनी शुरू हो गई है सर। वो जो जातिवाद वाली बात है ना, वो जो आपके पक्ष में जाती थी पहले हवा, वो अब हवा का रुख थोड़ा सा मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए दो चुनौती है, जमीन बचाने की भी और उस सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से अपनी विचारधारा को साधने की भी। आपको लगता है केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है और डबल दोहरी मुसीबत आपके लिए भी खड़ी है। कैसे इस
पूरे चक्रव्यूह को भेद पाइएगा पासी साहब? देखिए सर, हमारे लिए समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुसीबत नहीं। इनके बीजेपी के लोगों के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। वो तो जो कह रहे हैं सर वही कर भी रहे हैं। कह रहे थे धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया। कह रहे थे वक्फ बिल को लाएंगे, ला दिया। कहाँ अंतर रह रहा है सर? जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो आप लोग तो बचा ही नहीं पा रहे हैं। आप जिसके वोट बैंक की बात करते हैं वो लोग आपसे भी खफा हो जाते हैं। आपसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जदयू की भी बात कर ले। कुछ मुसलमान उनको भी वोट देते थे, अब वहां पर भी इस्तीफे की झड़ी लग रही है। देखिए सर, ऐसा इनकी सरकार है और लोग, जाहिर सी बात है कि लोकसभा में इनकी बहुमत है, तभी तो इनकी सरकार है। तो ये कोई बिल लाएंगे तो वो पास होना है। तो फिर आपके विरोध का क्या मतलब है? कुछ फायदा भी नहीं है ना फिर। विरोध के हमारा जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको हम निभा रहे हैं। हाँ। विपक्ष का जो काम है वो हम निभा रहे हैं। हाँ। और देखिए, जैसा कि इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो आपके चैनल पे कई डिबेट में मैं कह चुका हूँ कि ये इनका दावा झूठा। ये बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि सबका साथ सबका विकास का दावा बिल्कुल झूठा। पीडीए समाज वोट दे रहा है ना। चलिए पीडीए में हम ए हटा देते हैं। पीडी समाज तो वोट दे रहा है ना बीजेपी को, तभी ना सरकार बन रही है सर। देखिए सर, वो इनको कौन समाज, अगर इनको सभी लोगों ने वोट दिया था 2014 में, 19 में दिया, लेकिन 24 में इनको नहीं दिया। ये कड़वी सच्चाई है। 14 में दिया, 19 में दिया, लेकिन ये झूठ बोलने के अलावा और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाने के अलावा इन्होंने, यानी असत्य के सहारे पे और ख्वाब दिखाने के सहारे पे इनकी सरकार है। देखिए, इनका मेन मकसद ये है कि जैसे ये ऐसा कोई बिल नहीं लाते हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले। ऐसा कोई बिल ये लाए हो संसद या विधानसभा में जिससे जो कमजोरों की संपत्ति शक्तिशाली लोग हड़प रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर, वो छूट जाए। ऐसा कोई बिल ये नहीं लाते हैं। ये थोड़े थोड़े दिन पे ये कहीं मस्जिद गिरा देते हैं, कहीं मदरसा गिरा देते हैं। इनकी बिल्कुल साफ मेंटलिटी ये है कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये एक संदेश देते हैं कि मैं मुसलमानों को दबाने का काम कर रहा हूँ। बस ये अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो ये एक प्रकार से इनके राजनीतिक जीवन जो है वो ठप हो जाएगा। इनकी सारी राजनीति केवल इसी पे चल रही है, हिंदू मुसलमान पे। और जो ये कह रहे हैं कि इनको मुसलमान वोट दे रहे हैं, तो इनको मुसलमान वोट दे रहे हैं, तो ये बतावे कि 140 करोड़ देश की आबादी है। 140 करोड़ देश की आबादी है, तो इनको कितना वोट मिल रहा है कि इनको मुसलमान भी वोट दे रहा है? ऐसा बता सकते हैं बस जी? इनको कितना वोट मिला कि इनको मुसलमान ने भी दे दिया, इनको पीड़ित वर्ग ने भी दे दिया, इनको दलित वर्ग ने भी दे दिया, इनको समान वर्ग ने भी दे दिया, तो फिर बाकी तो किसी के पास बचे नहीं कुछ। सभी लोगों ने इनको दे दिया। हाँ। तो फिर इनको दिक्कत परेशानी क्या है? सड़क जो बनाते हैं, आप हमारे बहराइच में आइए, इनकी सड़क जितना भी ये बनाते हैं, वो जो ईंटे की सोलिंग पहले लगती थी उसके ऊपर इनके नेता, इनके जो सड़क बनाने वाले लोग हैं, इनके इंजीनियर हैं, जो इनकी कंपनी है, उसी सोलिंग को उखाड़ा नहीं, उसी पर लीप दिया। वो अब उजड़ रही है, वो साल 2 साल से आगे नहीं चलती है। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है ना सर, वही वाली बात हो जाती है ना। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, खासकर विकास के मुद्दे होते हैं, जो धरातल पर कितना दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, इससे बड़े मुद्दे ऐसे हावी हो जाते हैं, चाहे धर्म में राजनीतिक लिहाज से बात करें, कि वो सब उस पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। और वही पर्दा खोलने की जरूरत है, लेकिन अब कौन खोले, कैसे खोले? उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई और उस पिच को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जहां हिंदुत्व वर्सेस सोशल इंजीनियरिंग या इन दोनों के समावेश से आगे की राह आसान होती है।
हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। वत्स साहब, आप एक बात स्पष्ट बताइए, आप मानते हैं कि आपको अल्पसंख्यक समुदाय वोट देता है या नहीं देता है? देना शुरू कर दिया है। अच्छा, मतलब थोड़ा ही सही लेकिन लोग देते हैं। हाँ, तो ठीक है, वो भी आप ही की तरफ आस भरी निगाहों से देखेंगे न्याय के लिए। हाँ, अब उनको समझ में आ रहा है हाँ कि उनको आज तक सिर्फ यूज किया गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, हाँ, और उनको कुछ मिला नहीं। तो वही सवाल वो आपसे भी कर रहे हैं कि कहीं आप भी तो यूज नहीं कर रहे हैं। बात तो उनकी करते हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? क्योंकि अब डीएसपी यदि आप संभल की बात करें, दो प्रसंग है वत्स साहब। डीएसपी संभल अनुज चौधरी की बात करें तो होली वाले बयान को सब लोग देखता है। मुस्लिम समाज ये सोचा कि उसके ऊपर कुछ एक्शन होगा या कोई नसीहत तो दी जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा कि उसमें गलत क्या है, कोई बात नहीं है। उसके साथ ही एक और बात आती है मोहन भागवत साहब की। वह कहते हैं कि भाई आप मस्जिदों में शिवालय ना ढूंढे, लेकिन संभल की तस्वीर सबके सामने है। इसका मतलब हार्डकोर हिंदुत्व के बीच पर आप बैटिंग कर रहे हैं ना, और ऐसे में अल्पसंख्यक समाज आपसे उम्मीद भरी निगाहों से देखे तो कैसे देखे सर? देखिए, हम कर्म करने वाले लोग, मैंने आपको इसके पहले बताया हमारी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कितने प्रतिशत तक मुसलमानों को भी फायदा हुआ है। दूसरे लोग उनको यूज करते हैं या उनके यहाँ जो गुंडे माफिया हैं उनको बढ़ावा देते हैं। हमारा काम ये नहीं। मुसलमान हमें एक डंडे से भी छूने से मना करता था, अब वो मुसलमान धीरे धीरे हमारी तरफ मुखातिब हो रहा है। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि हमको यूटिलाइज किया है। और जो चीजें भ्रांति फैलाई जाती है बीजेपी के द्वारा, अगर कुछ लाया जाता है तो उससे हमारे हक हुकूक पर कुठाघात होगा, तो वो भी उसके समझ में आ गई। एनआरसी के बाद कोई मुसलमान का अहित नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, मुसलमानों के ऊपर तो बहुत सारी वार्तालाप हो ही रही है। पासी साहब के पास जाने के पहले एक बार आपसे एक और सवाल भी वत्स साहब ले लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, जहां पे आप काफी वक्त पहले थोड़े बैकफुट पे थे, 10 को पहले की बात है, मैंने 1 दशक से तो आप फ्रंट फुट पे ही खेल रहे हैं, आपको लगता है उसको भी आपने साध लिया है? क्योंकि सीएम योगी ने प्रयागराज में निषाद राज को सनातन का सम्मान भी बताया है। ऐसे में यह भी आरोप रीजनल पार्टीज आप पे लगाती हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे, विपक्षी पार्टी बोलती है कि आप तमाम रीजनल पार्टीज के अस्तित्व को भी खत्म कर देते हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी, एक एग्जाम्पल है निषाद समुदाय के ऊपर, यदि वो खुलकर बैटिंग कर रही है, तो ऐसे में तो संजय निषाद के माथे पर शिकन आना स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी भी अब बचेगी या फिर अब वो भी भगवा के रंग में ही रंग जाएंगे। सहयोगी तो आपके हैं ही वो। देखिए कुणाल जी, इस देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो मुझे बोलने में हिचक नहीं है, जो जातिगत बेस पर आधारित है। जात के वजूद को उठाकर ऊपर उसके कुछ नेता रोटी सेक रहे हैं। उसका सीधा एग्जाम्पल है, सुलगता एग्जाम्पल है, हाँ, चिराग पासवान, लालू यादव, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, संजय निषाद, राजभर, हाँ, कैलिन, उद्धव ठाकरे, लंबी लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भारत के समुचित उत्थान के लिए जातिगत वालों के पार्टियों के घुटने पर प्रहार करेगी। ये इम्पोर्टेंट बात कही आपने। और समाज को समतामूलक बनाकर हम आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ठीक है बस, आप कम से कम इतना है ना, समझ में आता है, विजन क्लियर है। पासी साहब देखिए, एक तरफ आप
एक ऐसे ओपोनेंट से, राजनीतिक ओपोनेंट से दो चार कर रहे हैं हाथों को, जिसका विजन बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। आप किस डिस्गाइस में हैं? आप अपनी जमीन को अब कैसे बचाइएगा? साफ तौर पर इशारा है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जो जातिवाद के तबके से जुड़ी या उनके वोट बैंक से बनी हुई पार्टियां हैं, अब उनको भी घुटनों पर लाने पर मजबूर कर ही दिया जाएगा। एक तरह से हो भी रहा है काफी हद तक, लोग खुलकर बोले या ना बोले। ऐसे में पासी साहब, अब आपके लिए आगे की, भविष्य की राजनीति में कितने कितने चैलेंजेस हैं? देखिए सर, इनका ये कहना कि ये मुसलमानों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आपने नमाज पे तो रोक लगा दिया कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी। पिछले डिबेट में हमने कहा था कि सड़क पे किसी भी धर्म का कोई पूजा पाठ हो, उस पर रोक लगना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष पे आप रोक लगाते हैं। दूसरा, आपने खुद देखा होगा कि दुर्गा पूजा के अंदर लोग जो है शराब पी के सड़कों पे नाचते हैं, रास्ता बंद रहता है, हम एम्बुलेंस में सीरियस मरीज मर जाते हैं, या लोग अपनी गाड़ी में अपने घर के सीरियस मरीज डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पहले मर जाता है। उसके लिए आप कोई बिल नहीं ला रहे हैं, उस पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक धर्म विशेष को आप टारगेट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई धर्म कोई भेदभाव नहीं है। तो ये कैसे माना जाए कि भेदभाव नहीं है? लोग अब समझ चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। 1991 में जब इनकी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बने थे जी, उस समय 92 में उनके समय में बाबरी मस्जिद ढहाई गई। बाबरी मस्जिद ढहाई गई और उसके बाद मान्यवर कांशीराम और नेता मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन किया, यानी प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और इनके हिंदुत्व का एजेंडा फेल हुआ। इनका ये जो धार्मिक सांप्रदायिकता का जो खेल खेल रहे थे वो फ्लॉप हुआ। तो 93 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। हम समाजवादी, हम बहुजन समाज के लोग, हम पीडीएस समाज के लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जो ऐसे हमने 93 में बनाया था वैसे हमारी सरकार फिर बनेगी। ये कुछ भी करें, ये अपना जो है किसी प्रकार का जो है नफरत फैलाने का या लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कोई काम करें, लेकिन हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पासी साहब, आप एक एग्जाम्पल 91 का वाला जो कोट कर रहे हैं ना, वो देखिए अब आज के दौर में वो कहाँ उतना प्रासंगिक है। जनता दल यूनाइटेड सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, तेलुगु देशम पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है। भाई 4% मुसलमानों की बात आंध्रा में वो करती रहती है। मुसलमान लोगों के वोट से ही ये कहा जाता है कि समर्थन प्राप्त है, वो सरकार में आए हैं। लेकिन वह देखिए, गठबंधन इधर नहीं, गठबंधन उस तरफ हुआ है जिस तरफ वक्फ बिल हाथ से निकल गया नया अमेंडमेंट के साथ। तो आप देखिए आज की राजनीति अब इस हिसाब से चल रही है कि सेकुलर पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो अब कहाँ वो वाली बात है? देखिए सर, जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इनको वोट दे रहा है, मुस्लिम इनको सपोर्ट कर रहा है, देखिए लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। कहीं पे मदरसा गिर रहा है, कहीं पे मस्जिद गिर रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के कनपटे पर तमंचा लगा दिया जाए और उससे वो डरेगा कि नहीं डरेगा? तो वाद साहब तो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, देखिए मुस्कुरा रहा है। अरे भाई, वो डरे हुए लोग हैं तो क्या करें, अपना घर गिरवा दें? अच्छा, अगर वो इनके हाँ में हाँ जो ना मिलावे उसका ये घर गिरा देते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे बहराइच जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासिर शाह जी, उन्होंने पेपर लीक मामले में थोड़ा बहुत कुछ बोला था। हाँ, इन्होंने तुरंत जो है लखनऊ के हुसैन थाने में उनके ऊपर FIR हो गया, मुकदमा हो गया। और आज के डिबेट में ही देखिए, अभी पिछले डिबेट में जो प्रवक्ता जी आ रहे कैसा बोल रहे थे, मुंह में दही जम गया, ये वो दुनिया भर की आप शब्द बोल रहे, आप संसदीय भाषा बोल रहे थे। हम लोग तो इनके ऊपर नहीं। आप अखिलेश यादव जी के आप जो है फेसबुक वाल आप
देखिए प्रोफाइल खोल के, उस पे लोग कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। उन पे कोई मुकदमा ये नहीं करेंगे। इनके साइबर क्राइम थाने जो है, जो नजर कहते हैं हम रखते हैं, उस पे ये नहीं करेंगे। और ये सब भेदभाव नहीं क्या है? अरे आप जबरदस्ती की सरकार चला रहे हैं। तो अब उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, कह रहे हैं वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनका आरोप है कि पक्षपात और भेदभाव हो रहा है और एक तरफ हिंदुत्व प्लस सोशल इंजीनियरिंग के समावेश से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को आगे ले जाने का भी कार्य कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में कि 2027 में जनता किस हिसाब से और किस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।